हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विथकॉम इंडिया। दोस्तों, इंडेस के पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इंडेस के बारे में एंड रूट मैप बताया था कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होगा। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब जो हम इंडेस की अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली वो इंडेस है जो बैलेंस शीट साइड की एसेट साइड पे लगते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लगते हैं, जिसमें से फर्स्ट इंडेस इंडेस टू इन्वेंट्रीज का जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के बीच बीच में मैं काफी सारे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस होंगे जो डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप अकाउंटिंग या ऑडिटिंग करेंगे वहां यूज होंगे और आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए विथकॉम इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम इंडेस का ओवरव्यू लेते हैं कि ये इंडेस टू इन्वेंट्रीज का जो है इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। दोस्तों, इन्वेंट्रीज जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन्वेंट्रीज जिसको आप आम लैंग्वेज में स्टॉक भी बोलते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसका वैल्यूएशन भी साथ के साथ काफी ज्यादा जरूरी है कि बैलेंस शीट में अगर आप एसेट साइड पे अपने स्टॉक को दिखाना चाहते हैं तो वो किस वैल्यू पे आप दिखाएंगे। अगर आप ओवर वैल्यूएशन कर देंगे देन तब भी पिक्चर क्लियर नहीं आएगी। आपका ग्रोस प्रॉफिट जो है क्लोजिंग स्टॉक की वजह से वो बढ़ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट से, जो ठीक नहीं है। अगर आप अंडर वैल्यूएशन करेंगे तो इसका उल्टा इफेक्ट हो जाएगा कि आपकी वैल्यू इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो कम वैल्यू से बैलेंस शीट में और आपके P&L में रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसका ठीक ठीक कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है और वो हमें ये इंडेस 2 बताता है। तो इस इंडेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट की इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी निकालना है इन्वेंट्री के लिए, इसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एज एन एक्सपेंस। ये जो हमारा पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था ये उसके अंदर नहीं था, ये इंडेस 2 में एक नया कंसेप्ट आया है जिसको हम आगे समझेंगे। और कॉस्ट फॉर्मूला देना, ठीक है, ये मतलब ये गाइडेंस देता है कि कोस्ट का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये इस इंडेस का ऑब्जेक्टिव है। देन स्कोप क्या है इसका, किस पे अप्लाई होता है। हर इंडेस का स्कोप जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का होता है वैसे इंडेस का भी स्कोप है कि किस किस पे ये अप्लाई होगा। सो ये सभी इन्वेंट्रीज पे अप्लाई होगा एक्सेप्ट किन पे नहीं होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर आपके आते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी है, जो आप इंडेस 32 एंड 109 में पढ़ेंगे वो नहीं होगा बिकॉज स्पेसिफिक इंडेस उसके लिए डेडिकेटेड है। दूसरा आपका बायोलॉजिकल एसेट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसके अंदर बायोलॉजिकल एसेट्स में आपके लाइव एनिमल्स आते हैं। वो भी एक, अगर मान लीजिए किसी की पोल्ट्री फार्म है या डेयरी का बिजनेस है देन उसकी जो वहाँ पे लाइफ स्टॉक है, जो एनिमल्स वगैरह है वो उसके एसेट्स है। एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी अगर कोई खेती बाड़ी का काम करता है या इस इंडस्ट्री में है तो उसका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो उसके एसेट्स है, वो उसकी इन्वेंट्री तो है बट उसकी जो वैल्यूएशन होगी या वो जो है वो कैसे रिकॉर्ड होगी वो इस इंडेस में नहीं होगी। वो इसके लिए इंडेस एक डेडिकेटेड है, इंडेस 41 एग्रीकल्चर का। तो ये वहां पर होगा। तो ये जो इंडेस है सभी में अप्लाई होता है, खाली दो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड बायोलॉजिकल एसेट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को छोड़कर। तीसरा मेजरमेंट इन्वेंट्री, ठीक है, हमें पता लग गई इन्वेंट्री क्या है, फिर उसका मेजरमेंट क्या होगा, वैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या होगा, हमारी कॉस्ट क्या होगी, हमारा कॉस्ट फॉर्मूला क्या होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, ये सब हम इस इंडेक्स में पढ़ेंगे। देन यहाँ पर जो है रिकॉग्नाइजेशन एज एन एक्सपेंस हम वो देखेंगे। इसमें ये नया कंसेप्ट आया है, ये पहले AS2 में नहीं हुआ करता था अगर आपने AS2 पढ़ रखा है पुराने वाला। देन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस इंडेक्स। अब बात आती है कि इन्वेंट्रीज जिसको आप स्टॉक भी कहते हैं आम भाषा में, वो क्या होता है। स्टॉक क्या है? एक बिजनेस की एसेट है। एसेट भी कौन सी? करंट एसेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस चलता ही उस स्टॉक पे है। आपने कोई भी शॉप खोल रखी है, मान लीजिए गारमेंट का बिजनेस कर रखा है, उस शॉप में आप स्टॉक अपना भरेंगे तभी कोई आप उसे बेचेंगे ना। आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो आपसे कुछ मांगते शर्ट दिखा दीजिए या ट्राउजर दिखा दीजिए, आपके पास स्टॉक होगा।
तो उस स्टॉक की वैल्यूएशन उसको आप अपनी बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, देन यही हम इस इंडेक्स में सीखेंगे। तो इन्वेंट्रीज क्या होती है, दीज आर एसेट्स, एसेट्स है बिजनेस की। अब इन्वेंट्रीज, कौन कौन सी इन्वेंट्रीज हमारी एसेट होती है? देखिए, दो तरीके से हम लोग बिजनेस ऑपरेट करते हैं। एक तो हम ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है, कि मेरा शर्ट, मेरा गारमेंट का बिजनेस है, मेरी गारमेंट्स की शॉप है, तो मैं किसी से बनी बनाई शर्ट्स खरीद रही हूँ और उसको बेच रही हूँ। तो पहला तो हो गया ये हमारा कि मतलब जो है रेडीमेड गारमेंट्स का है, मैं उसको रेडीमेड किसी से, मैंने मान लीजिए जोडियक के वो ले रखी है, फ्रेंचाइजी ले रखी है या एजेंसी ले रखी है, मैं जोडियक वालों से खरीदती हूँ शर्ट और अपने आउटलेट में सेल कर देती हूँ। तो हेल्ड फॉर द सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मेरी एक इन्वेंट्री तो मेरी ये हुई। इन्वेंट्री को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या होती है। दूसरी तरीके का बिजनेस है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मेरे यहाँ पे जो शर्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर होती हैं। तो मेरे केस में इन्वेंट्री क्या होगी मेरी? पहला तो वो जो फिनिश गुड्स है जो बिल्कुल सेल के लिए रेडी है, जो मैं अपने बिजनेस में बेचती हूँ, मैं मेरा शर्ट्स का काम है, तो मैं मेरे लिए ये तो मेरा स्टॉक है ही। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए इसके अलावा और क्या स्टॉक हो सकता है? मेरी कोई शर्ट है, वो अभी प्रोसेस में है, बन रही है, उस पर कटिंग या टेलरिंग का काम चल रहा है, स्टिचिंग का काम चल रहा है, वो इन प्रोसेस है। तो वो स्टॉक जो फिनिश अभी नहीं हुआ है, इन प्रोसेस है, देन वो भी मेरी इन्वेंट्रीज है। तीसरा, उस शर्ट को बनाने के लिए जो भी उसमें मटेरियल या सप्लाईज लगती है, एक शर्ट को बनाने के लिए मेन फैब्रिक और थ्रेड या फिर और भी बटन्स लगेंगे, और भी दुनिया भर के जितने भी मटेरियल या सप्लाई लगेंगी, रॉ मटेरियल जो मेरा है प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है, मेरी वो सब इन्वेंट्रीज हैं। तो ट्रेडिंग कंसर्न के लिए क्या इन्वेंट्री हुई? जो भी उसने फिनिश माल परचेज किया रीसेल करने के लिए वो। और अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, देन उसके लिए एक रॉ मटेरियल होगा जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही है, सप्लाई जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस जिस पे काम चल रहा है, अभी प्रोड्यूस नहीं हुई है, फाइनल स्टेज में अभी जाना है उसको। तीसरा, फिनिश गुड्स जो रेडी टू सेल है। दीज आर माई इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज तो ये हो मेरी, मुझे पता लग गई ये मेरी इन्वेंट्रीज है, पर इसको मैं अब मेजर कैसे करूंगी, अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करूंगी? उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे मेजरमेंट करनी होगी। तो इन्वेंट्रीज कैसे मेजर होती है? इट इज मेजर एट कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मैंने ओवरव्यू में बताया था, ये इस कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। इन दोनों में से लोअर होगा, क्योंकि हम लोग जो है वो कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट होता है, हम फॉलो कर रहे हैं, प्रूडेंस करते हैं कि जो लोअर वैल्यू होगी हम उस पे दिखाएंगे, हम ओवर वैल्यूएशन अपनी बुक्स में नहीं करेंगे। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल विच एवर इज लोअर, हम इन्वेंट्रीज को उस पे मेजर करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट जो मेरा कॉस्ट है, हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज क्या होती है मेरी? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कंप्राइजेज ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। इस इनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में होता क्या क्या है। कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अब ये क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है मेरा? परचेज प्राइस, जो मैंने, अगर मैं एक फैब्रिक परचेज करी हूँ या किसी से शर्ट परचेज कर रही हूँ, बनी बनाई खरीद रही हूँ, तो जो सप्लायर ने मुझे इनवॉइस किया होगा वो मेरा प्राइस। दूसरा, अगर मैंने इंपोर्ट करी है तो इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस जो भी पे करे हैं, इसमें कंडीशन ये है कि जिसको जो टैक्सेस जो है जिसका हम क्रेडिट ले सकते हैं या फिर जिसको हम रिफंड या दोबारा ले सकते हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अदर देन दोज विच जो हमें बोन करनी है, वो मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड होगी। ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, मटेरियल परचेज करते टाइम पे जो भी ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग मैंने दिए है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, जब मटेरियल को हम अपने यहाँ पर ला रहे हैं, इनवर्ड फ्रेट की हम बात कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अदर कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, इन्वेंट्री को लाने की जो कॉस्ट हुई है वो अगर इसके अलावा कोई है तो उन सबको लेंगे। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट जो बिजनेस में होते हैं, कि अगर मान लो हमने कोई बल्क परचेज करी है तो हमें डिस्काउंट मिल गया कि 20% डिस्काउंट है अगर इतने पीसेज आप लेके जाओगे,
तो वो जो ट्रेड डिस्काउंट्स है, रिबेट्स है, या इसी तरीके इसी नेचर की अगर कोई रिबेट्स वगैरह मिली हुई है तो वो हम अपने कॉस्ट ऑफ परचेज में से माइनस करेंगे। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये लेक्चर देखने के बाद आप एक बार गो थ्रू करना और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन है आपका, एबीसी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन परचेजेस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज। ठीक है, वो इंपोर्ट करता है काफी कंट्री से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और उसको इंडिया में बेचता है। इस साल के दौरान उसने ये एक्सपेंसेस इंकर करे हैं, ट्रेड डिस्काउंट उसको मिला है, हैंडलिंग कॉस्ट है जो इंपोर्ट के टाइम पे की थी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की सैलरी, सेल्स कमीशन पेड टू सेल्स एजेंट, आफ्टर सेल्स वारंटी कॉस्ट, इंपोर्ट ड्यूटीज, कॉस्ट ऑफ परचेज, फ्रेट एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस ऑफ परचेजेस। आपको बताना है कि कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री में इंक्लूड होगी एज पर दिस इंड एस। नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मीनवाइल आप मुझे कमेंट में आंसर बता सकते हैं, आप नंबर वाइज बता देंगे कौन कौन से जो कोस्ट है वो इंक्लूड होंगी इस इंडेक्स के हिसाब से, या फिर आप अपने पास सॉल्व करके रख सकते हैं। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो आप मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क मैंने आपको दे दिया। अब दूसरा एलिमेंट, पहले एलिमेंट था हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज, हमने डिस्कस कर लिया कि कॉस्ट ऑफ परचेज क्या क्या होती है हमारी। अब आती है दूसरी कन्वर्जन कॉस्ट, कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में हमने क्या करना होता है कि मटेरियल को जो है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करना होता है। तो मेरी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, जैसे मेरे केस में अगर मेरा शर्ट्स का बिजनेस है तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ, मेरा फैब्रिक हुआ, लगने वाले उसमें थ्रेड्स हुए, डायरेक्ट लेबर जो मेरे टेलर है, कटिंग मास्टर्स वगैरह है, ये सब जो है इन पे लगाई हुई कॉस्ट। अदर डायरेक्ट कॉस्ट और भी कई सारी कॉस्ट इसमें हो सकती है कि लाइक आप देख सकते हैं कि जैसे कोई वैसी सप्लाई, जैसे शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमें चौक चाहिए होता है, वो निशान वगैरह मार्किंग वगैरह करने के लिए, वो भी सारी कॉस्ट मेरी आ जाएगी यहाँ पर, या लुब्रिकेशन वगैरह मशीन्स वगैरह का करना होता है वो सब आ जाएगा। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स आप अगर पोस्टिंग में भी आपने पढ़े होंगे, ओवरहेड्स हम इनकर करते हैं जो दो तरीके के होते हैं, वन इज फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड अदर वन इज वेरिएबल ओवरहेड्स। उनका एलोकेशन कैसे होगा हमारी इन्वेंट्रीज के अंदर वो हम देखेंगे। देखिए बाकी तीन चीजें तो हमें पता है, जो भी हमारी डायरेक्ट है वो हम पर यूनिट पे एलोकेट कर देंगे कि अगर एक शर्ट बनाने में मान लीजिए 2 मीटर कपड़ा लगता है तो उस 2 मीटर की कॉस्ट जो है, हमने मान लीजिए 100 मीटर फैब्रिक परचेज करा, एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो 100 मीटर फैब्रिक की कॉस्ट जो हमारी है हम उस 2 मीटर की जो कॉस्ट है वो एक शर्ट पे एलोकेट कर देंगे। एक शर्ट बनाने के लिए एक लेबर जो है एक दिन में मान लो 10 शर्ट बनाता है, तो उसको हम जो बेच दे रहे हैं उसकी हम पर शर्ट पे एलोकेट कर देंगे। जो भी हमारी अदर डायरेक्ट कॉस्ट है हम एलोकेट कर सकते हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस। अब ओवरहेड्स जो है हमारे दो तरीके के होते हैं, वन एक जो होता है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं वो ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम जो मर्जी हो वो रिलेटिवली कांस्टेंट होते हैं, जैसे मशीन्स का डेप्रिसिएशन हो गया, फैक्ट्री का के रिगार्डिंग जो हमारी टीम होगी, फैक्ट्री से रिलेटेड कॉस्ट हो गई, या फिर मशीन इक्विपमेंट्स अगर हमने कोई रेंट पे ले रखा है उसका राइट मिला हुआ यूज करने का, वो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। या फैक्ट्री का रेंट हो गया मेरा, तो ये सारे हमारे फिक्स्ड हैं और ये रिलेटिवली सेम रहेंगे चाहे प्रोडक्शन हमारा कितना भी, वॉल्यूम हमारा कितना भी हो। तो या स्टोरेज कॉस्ट मेरी हो गई, तो ये सब सेम रहते हैं। दूसरा है वेरिएबल ओवरहेड्स जो वराई करेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ। इस केस में काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक जैसे अगर मशीन हम चला रहे हैं, हमारा फ्यूल लग रहा है अगर उस मशीन में कुछ भी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी मेरा काइंड ऑफ वेरिएबल नहीं कह सकते, उसे सेमी वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट में मोटे तौर पे ऐसे होती है कि कुछ यूनिट्स तक फिक्स होती है और कुछ यूनिट्स के बाद वो वेरिएबल होना स्टार्ट हो जाती है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स वो होते हैं जो वॉल्यूम के साथ साथ, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ मेरे वराए होते हैं। तो इनका एलोकेशन कैसे होगा पर यूनिट ऑफ मेरी इन्वेंट्री के ऊपर। देखो दोस्तों क्या होता है कि
यहाँ पर हमें एक चीज देखनी पड़ेगी। इस इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि एलोकेशन कैसे होगा। आप 2 मिनट पॉज करके आप खुद भी एक बारी ध्यान लगाकर सोचेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे और आपको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इस कंसेप्ट को। XYZ के पास एक प्लांट है जिसकी नॉर्मल कैपेसिटी है 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की, और वो एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवर वेरिएबल ओवरहेड में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो हम क्योंकि वो प्रोडक्शन की लेवल के साथ मेरा वराय होता है, तो मैं पर यूनिट जो है उसमें एलोकेट इजीली अपना कर सकती हूँ। मुझे प्रॉब्लम है एलोकेट करने में फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए। चाहे मेरा वॉल्यूम प्रोडक्शन का कुछ भी हो वो सेम रहेगा, तो मैं कैसे एलोकेट करूंगी, मुझे देखना है उस चीज को। तो हम यहाँ से समझते हैं हमारे 3 सिनेरियो हो सकते हैं इस केस में। नॉर्मल, जैसे मेरी एक फैक्ट्री है, मुझे पता है यहाँ पे मेरी नॉर्मली अगर मैं इतने देर की शिफ्ट लगाती हूँ तो मेरी 5 लाख यूनिट बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और मेरा फिक्स्ड ओवरहेड जो एक्सपेक्टेड है वो है 15 लाख का, जिसमें कई सारे एक्सपेंसेस मेरे हो सकते हैं। तो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे हमारा फिक्स्ड ओवरहेड क्या कैसे आएगा, 15 लाख 15 लैक्स डिवाइडेड बाय 5 लैक्स जो होगा 3 रुपए पर यूनिट। कि अगर नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए कि 15 लाख का मेरा ओवरहेड का एक्सपेंस आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंस आएगा, और एक साल में मैं 5 लाख यूनिट बना सकती हूँ, तो पर यूनिट जो है वो मैं कितना एलोकेट करूंगी नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से, 3 रुपए पर यूनिट जो है अपनी इन्वेंट्री में मैं इंक्लूड कर दूंगी। अब 3 केसेस हो सकते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी हमने ली है कि जो एवरेज हम प्रोडक्शन करते हैं साल में, अपने ट्रेंड्स के बेस पे हम देख सकते हैं कि हम इतना करते हैं। एक्चुअल में मेरा 5 लाख ही प्रोड्यूस हुआ, देन अगर मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन 5 लाख ही हुआ, उस केस में क्या होगा, अगर मैं अपने एक्चुअल प्रोडक्शन को नॉर्मल कैपेसिटी से जो मेरा ओवरहेड निकला है पर यूनिट उससे मल्टीप्लाई कर लूंगी, तो मेरा जो एलोकेटेड ओवरहेड होगा टोटल वो कितना आएगा, वो मेरा एक्चुअल के बराबर ही आएगा। अगर मेरी 5 लाख यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो रही है तो नॉर्मल कैपेसिटी भी 5 लाख ही है। नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से एलोकेटेड ओवरहेड पर यूनिट कितना हुआ मेरा, 3 रुपए। तो अगर मैं 3 रुपए को ही अपनी इन्वेंट्री पे एलोकेट कर दूंगी पर यूनिट पे, तो मेरा एक्चुअल ओवरहेड कितना होगा जो मेरा नॉर्मल के हिसाब से आएगा। तो फिक्स्ड ओवरहेड मेरा एक्चुअल ओवरहेड के जो हम देखेंगे वो सेम ही अमाउंट देगा 15 लाख, तो हम नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी के बराबर ही है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड सिनेरियो हमारा क्या हो सकता है। पहला सिनेरियो जो हमने सोचा हुआ था कि नॉर्मली हम इतना प्रोड्यूस करते हैं, हमने नॉर्मली उतना ही प्रोड्यूस करा। सेकंड क्या हुआ, मेरा नॉर्मल अगर प्रोडक्शन 5 लाख यूनिट का है, मैंने 3,75,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा। जैसे अब आप देख सकते हैं एक मारुति की फैक्ट्री मान लो, ठीक है, वो नॉर्मली अगर मान लो प्रोडक्शन एक दिन में 10 कारों का करती है, ठीक है। अब लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया तो प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा, तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है मैंने नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से नहीं हो पाया। उस केस में क्या होगा, अगर मैं नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से करूंगी या फिर अगर मैं एक्चुअल के हिसाब से करती हूँ, तो क्या होगा, मेरा फिक्स्ड ओवरहेड जो है अगर मैं एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से एलोकेट कर देती हूँ तो 15 लाख मेरा जो ओवरहेड है, मैं एक्चुअल प्रोडक्शन 3,75,000 से करती हूँ, तो पर यूनिट मेरा कितना आएगा, 4 रुपीज पर यूनिट मेरा एलोकेटेड ओवरहेड आएगा अगर मैं एक्चुअल के हिसाब से करती हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड सेम रहेगा, प्रोडक्शन का लेवल जो मर्जी हो, यही हमारा फिक्स्ड ओवरहेड होता है। अगर मैं ये 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर दूंगी, इसका इम्पैक्ट समझिए। 3,75,000 रुपए 3,75,000 यूनिट्स जो है मेरी नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं हुई, मेरी 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हुई, मेरी कम यूनिट प्रोड्यूस हुई है, जिसकी वजह से जो मेरा ओवरहेड है वो उन यूनिट्स का भी आ गया मेरा एलोकेशन के टाइम पे, जो मेरा एक्चुअली में लॉस था। अगर मैं 4 रुपए से इन्वेंट्री को अपनी वैल्यू कर देती हूँ तो इससे क्या होगा, मेरी इन्वेंट्री जो है वो ओवर वैल्यूएशन हो जाएगी, जिससे मेरा लोअर प्रोडक्शन की वजह से जो लॉस हुआ है वो जो है मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट में आ जाएगा। अगर मैं 4 रुपए के हिसाब से एलोकेट कर दूंगी, मैं पूरा के पूरा 15 लाख रुपए अपनी इन्वेंट्री के अंदर एलोकेट कर दूंगी वहां पे,
तो जिससे मेरा ग्रोस प्रॉफिट हायर हो, क्लोजिंग स्टॉक जो है मेरा पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा, तो मेरा जीपी रेशियो जो है वो बढ़ जाएगी, जो गलत है। एक्चुअल में तो मुझे लॉस हुआ है ना, कि मेरा 15 लाख जो है वो मेरे 5 लाख यूनिट पे खपना था, बट एक्चुअल में मैंने 3,75,000 यूनिट ही प्रोड्यूस करी है। तो जो मेरी नॉर्मली वेस्ट, जो मेरी यहाँ पे वेस्टेज हुई है, वो वेस्टेज को मैं नॉर्मल यूनिट्स पे कैसे एलोकेट कर सकती हूँ। तो इस केस में क्या होता है कि अगर ऐसा सिनेरियो हो कि प्रोडक्शन मेरा जो है वो लोअर हुआ है और नॉर्मल कैपेसिटी से कम हुआ है, तो हम जो एलोकेशन है वो अपना एक्चुअल प्रोडक्शन को नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से जो भी हमारा एलोकेटेड ओवरहेड है उतना हम करेंगे, क्योंकि नॉर्मल जो हमारा प्रोडक्शन है उस पे हम एबनॉर्मल जो वेस्टेज हुई है, हमारी लॉस हुआ है नॉर्मल लॉस का, उसका बर्डन हम नहीं डाल सकते हैं। और बाकी जो 3,75,000 मेरा डिफरेंस आया है नॉर्मल यूनिट के, नॉर्मल एलोकेशन के हिसाब से मेरा क्या हुआ, 3,75,000 मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन है, 3 रुपए पर यूनिट मेरा जो है नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से एलोकेटेड ओवरहेड है, तो वैल्यू आएगी मेरी 11,25,000। बैलेंस मेरा कितना रह गया, 15 लाख में से जो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड है, 11,75,25,000 मेरा माइनस करने के बाद बैलेंस रह गया 3,75,000। ये 3,75,000 जो है वो मेरा है लॉस, जो मैं ट्रांसफर करूंगी अपने पी एंड एल अकाउंट में, जो मेरा एलोकेट नहीं हो पाया। तो बात समझ में आई कि एक्चुअल प्रोडक्शन अगर मेरा लो है, तो मैं अपनी जो एबनॉर्मल लॉस की वजह से मैं अपना जो अमाउंट है, जो वैल्यूएशन है, मैं उसको नॉर्मल यूनिट्स में नहीं कर सकती। अगर मैं वो करूंगी तो मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी शो होगी वो गलत शो होगी। तो इस सिनेरियो में हम जो नॉर्मल कैपेसिटी से हमारा जो एलोकेटेड ओवरहेड आया, वो हम एलोकेट करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन पे, और जो भी बैलेंस अमाउंट है वो हम ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है, दो सिनेरियो हुए। तीसरा सिनेरियो हुआ कि एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा है 5 लाख, नॉर्मल प्रोडक्शन है 5 लाख रुपए, और एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है हमारा ज्यादा 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख यूनिट्स का। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, अगर मैं एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से एलोकेट करती हूँ, तो मेरा कितना आया, 2 रुपए पर यूनिट। मतलब जो यूनिट नॉर्मली 5, अगर मैं 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करती हूँ, तो एक यूनिट पे कितना बर्डन आता था, 3 रुपए का। बट अगर मैं जब तभी तो हम जब कहते हैं ना कि वॉल्यूम अपना बढ़ा लो, ताकि क्या होगा, जो खर्चा है वो कॉस्ट जो है मेरी कम आएगी, क्योंकि वो जो पर यूनिट जो मेरी इंक्रीमेंटल होगी, वो जो मेरा टोटल फिक्स एक्सपेंडिचर का अमाउंट होगा वो उस पे जो है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए जितना ज्यादा वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं, उतनी ज्यादा हमारी पर यूनिट की जो कॉस्टिंग है वो कम होती जाती है। बट तो 2 रुपए पर यूनिट जो है एक्चुअल में कॉस्ट, एलोकेशन एलोकेटेड कॉस्ट आएगी। अगर हम इसको 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, जो मेरे नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से है, हम वो कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरी फिक्स जो मेरी कॉस्ट इन्वेंट्री में इंक्लूड हो जाएगी, वो कॉस्ट हो जाएगी जो इंकर हुई नहीं है। मेरी एक्चुअल इंकर कॉस्ट तो 3 रुपए के हिसाब से हुई है, बट अगर मैं इसको 7.5 लाख यूनिट को 3 रुपए से एलोकेट कर दूंगी, तो मेरे टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 22.5 लाख रुपए, जबकि एक्चुअल कितना हुआ है, 15 लाख रुपए। तो मैं ज्यादा, एक्चुअल से ज्यादा कॉस्ट तो मैं अपनी इन्वेंट्री में इंक्लूड कर ही नहीं सकती ना। तो इस केस में हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से एलोकेटेड ओवरहेड है, हम एक्चुअल प्रोडक्शन पे उतना ही रखेंगे। मतलब यहाँ पे हमारा एलोकेटेड ओवरहेड उतना ही होगा जितना एक्चुअल में इंकर्ड हुआ है। तो इसको अगर हम कंक्लूड करेंगे तो हमारा सिनेरियो कुछ ऐसा आएगा। फिक्स्ड ओवरहेड, अगर मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी के बराबर ही होता है, देन एलोकेटेड ओवरहेड जो है वो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड के बराबर ही आएंगे, क्योंकि हम जो एलोकेट करेंगे वो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे, जो हमारा सिनेरियो वन था। अगर मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से कम होता है, देन उस केस में हम जो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से हमारा फिक्स ओवरहेड आ रहा है, उसको हम एक्चुअल प्रोडक्शन पर लेकर जाएंगे, और जो हमारा डिफरेंस आएगा ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस, जो हमारा लोअर प्रोडक्शन की वजह से हुआ है, उसे हम अनएलोकेटेड एक्सपेंडिचर की तरफ पी एंड एल में रिकॉग्नाइज करेंगे। तीसरा सिनेरियो है कि अगर मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन ही ज्यादा हुआ नॉर्मल कैपेसिटी से, देन उस केस में हम जो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से एलोकेटेड ओवरहेड आ रहा है वो लेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा, और
एक्चुअल कॉस्ट हमारी वो आ जाएगी जो एक्चुअली इंकर्ड हुई नहीं है। तो एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड हमारा टोटल जो हम इंकर कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक्चुअल के हिसाब से लेंगे। ये हमारा इसका लॉजिक है। और वेरिएबल तो जैसे मैंने आपको बताया वो एक्चुअल बेसिस पे ही हम लोग इंकर करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। सो दिस इज माय फिक्स्ड ओवरहेड का एलोकेशन, कन्वर्जन कॉस्ट का जो पार्ट था मेरा। तीसरा है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में क्या हो सकती है, इनके अलावा और कोई भी अगर कॉस्ट है जो इन्वेंट्रीज को प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में लगी है, वो सब कॉस्ट को हम इंक्लूड करेंगे। बोरोइंग कॉस्ट, अगर हमारी कोई बोरोइंग कॉस्ट है, हमने जो हम इंडेक्स 23 में पढ़ेंगे, वो इंडेक्स 23 में हम देखेंगे कि उसका कितना वॉल्यूम जो है वो हम इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे। तो ये तब तक के लिए हम लोग रेफर करते हैं, जब हम इंडेक्स 23 पे आएंगे बोरोइंग कॉस्ट पढ़ेंगे, देन वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इंडेक्स 2 में आप ये देख लीजिए कि रेफरेंस दिया गया इंडेक्स 23 का, बोरोइंग कॉस्ट जो है वो उसके हिसाब से लगेगी, वैल्यूएशन हम वहां पे देखेंगे। तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि आपने हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सुन रखा होगा, हम सामान खरीदते हैं। अगर हमने कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स में सामान खरीदा हुआ डेफर्ड सेटलमेंट के बेसिस पे, उस केस में क्या होता है कि जो भी हम अमाउंट पे कर रहे हैं उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट का एलिमेंट, कुछ फाइनेंसिंग का एलिमेंट इंक्लूड होता है, जैसे हम ईएमआई पे परचेज करते हैं। तो इस केस में हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि नॉर्मली हमें क्या प्राइस देना पड़ता अगर हम डेफर्ड अरेंजमेंट में ना जाते, हम ईएमआई पे ना परचेज करते, और डिफरेंस निकालेंगे जो हम एक्चुअल अमाउंट पे कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक मैंने आइटम खरीदी है, वो नॉर्मली 1000 रुपए की बिकती है, बट मैंने ईएमआई पे परचेज करी है, तो ईएमआई में परचेज करने की वजह से मैं टोटल अमाउंट उस इन्वेंट्री के लिए दे रही हूँ 1100 रुपए। तो मेरा डिफरेंस जो है 100 रुपए, वो मेरा फिनेंसिंग का अमाउंट है, मेरा इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, उसको हम एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको हम इन्वेंट्री में नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है। अब ये तो बात हुई कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो हम इंक्लूड करेंगे इन्वेंट्रीज में। अब बात आती है कौन कौन सी कॉस्ट है जो हम एक्सक्लूड करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से। तो एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा था, उसका एक एग्जांपल मैंने आपको वहां पे ओवरहेड के एलोकेशन के टाइम पे दे दिया था, क्योंकि नॉर्मल यूनिट्स पे हम एबनॉर्मल लॉस को एलोकेट नहीं कर सकते, ये हमारा कॉस्टिंग में भी हम लोग ये सब पढ़ते हैं, तो ये हम एक्सक्लूड करेंगे। स्टोरेज कॉस्ट, अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जरूरी है, देन उसको हम इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम फिनिश गुड्स के लिए अगर हम कुछ वेयर हाउस में सामान रख रहे हैं और वहां पे रेंट दे रहे हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बट जैसे मैं अपनी शर्ट्स बना रही हूँ, शर्ट्स बनाने के लिए कुछ मैंने मटेरियल पे अपना काम करना शुरू कर दिया जो वो भी फिनिश नहीं हुई है, और उसके लिए मैं कोई स्टोरेज का अपना अरेंजमेंट कर रही हूँ, तो वो कॉस्ट को मैं इंक्लूड करूंगी। वो मतलब स्टोरेज कॉस्ट हम वो लेंगे कि जो अभी फर्दर प्रोडक्शन स्टेज में जाने से पहले हमें जरूरी है, तो वो हम उसको इंक्लूड करके रखेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे, उसको हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। अदर देन जो फिनिश गुड्स के लिए हम स्टोरेज करके रख रहे हैं उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो ओवरहेड्स जो हम इन्वेंट्रीज को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए इंकर नहीं करते, जैसे अकाउंटेंट की सैलरी हो गई या मैनेजर की सैलरी हो गई, यस, और भी वैसी कोई एक्सपेंडिचर जो इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, एचआर की सैलरी हो गई, तो वो सारे जो है, या ऑफिस का रेंट हो गया मेरा, तो वो सारे एक्सपेंसेस को मैं अपनी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के टाइम पे इंक्लूड नहीं करूंगी। और सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट की एक्सपेंसेस हो गए मेरे, या सेल्समैन की कमीशन या वो होगी सैलरी हो गई, तो वो सारे जो एक्सपेंडिचर है मैं इसके अंदर इन्वेंट्री में नहीं लूंगी। तो आज के लेक्चर को अगर हम कंक्लूड करें तो हमने क्या क्या डिस्कस किए हैं, ओवरव्यू हमने समझा कि इस एएस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, स्कोप, इस इन्वेंट्री जो है मेरी एसेट है बिजनेस की, तो ये ये जो इंडेस है, इंडेस 2 जो है वो सारी इन्वेंट्रीज पे लगता है एक्सेप्ट मेरा बायोलॉजिकल एसेट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्योंकि उसके लिए इंडेस 41 एग्रीकल्चर है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके लिए डेडिकेटेड हमारे इंडेस हैं, इन दोनों पे नहीं लगेगा, इसके अलावा ये सभी इन्वेंट्रीज पे लगता है। तो इन्वेंट्रीज हमारी क्या होती है, वन इज फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस अगर मैं समराइज करूं, और रॉ मटेरियल। ठीक है। अब इन्वेंट्रीज की मेजरमेंट के टाइम पे हम मेजर कैसे करेंगे,
कोस्ट और एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो भी लोअर वैल्यू होगी हम उसके ऊपर इन्वेंट्री को अपना वैल्यू करेंगे। हम फर्स्ट एलिमेंट कोस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो कर रहे थे तो कोस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज हमारी क्या होती है, कोस्ट ऑफ परचेजेस। कोस्ट ऑफ परचेजेस में मेरा आता है परचेज कोस्ट, मेरा इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस वो जो रिकवरेबल नहीं है मुझे, तीसरा मेरा ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग चार्जेस हो गए या अदर कोस्ट जो भी इन्वेंट्री को लाने ले जाने से रिलेटेड प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशनिंग में लाने के लिए है, एंड माइनस करेंगे हम उसके अंदर रिबेट्स और ट्रेड डिस्काउंट अगर कुछ हमें मिल रहे हैं। दूसरा हमारा है कन्वर्जन कोस्ट। कन्वर्जन कोस्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को, और भी कोई डायरेक्ट कोस्ट है उसको, और ओवरहेड्स को। ओवरहेड्स हमारे दो तरीके के हैं, वन इज फिक्स्ड ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम जो मर्जी हो उसके रिलेटिवली वो कांस्टेंट रहते हैं। दूसरा होता है वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स जो है मेरा प्रोडक्शन के साथ साथ वॉल्यूम प्रोडक्शन के साथ वराय करता है, तो वेरिएबल ओवरहेड्स को मैं पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री पे एक्चुअल बेसिस पे एलोकेट करूंगी। दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड्स के केस में अगर हम बात करें तो उस केस में है कि अगर मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी के बराबर है तो हमारा जो एलोकेटेड ओवरहेड्स है वो मेरा टोटल ओवरहेड्स के बराबर आएगा, क्योंकि हम उसको नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से ही एलोकेट करेंगे। बट अगर मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन लो है नॉर्मल कैपेसिटी से तो मेरा एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को हम नॉर्मल लॉस पे नॉर्मल प्रोडक्शन पे नहीं एलोकेट करेंगे। हम जो ओवरहेड का एलोकेशन है वो एक्चुअल बेसिस पे ना करते हुए नॉर्मल कैपेसिटी पे ही करेंगे, और जो भी हमारा डिफरेंस अमाउंट आएगा वो P&L में एज अ एक्सपेंस जो है वो हम रिफ्लेक्ट करेंगे। हमारा तीसरा आता है कि अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है नॉर्मल कैपेसिटी से तो हम जो एलोकेशन है वो एक्चुअल प्रोडक्शन के बेस पे करेंगे। नॉर्मल के हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमारा एलोकेटेड ओवरहेड जो है वो एक्चुअल से ज्यादा हो जाएगा, जो हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि वो कॉस्ट हमारी इंकर ही नहीं हुई तो हम उसे एलोकेट कैसे कर सकते हैं। तो ये एलोकेशन ऑफ ओवरहेड का हुआ। तीसरा था हमारा कौन अदर कोस्ट के अंदर जो भी बाकी बची हुई कोस्ट है वो अगर हमने कोई भी इंकर करी है इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए वो सब हम इंक्लूड करेंगे। बोरोइंग कोस्ट जो हम इंडेस 23 में सीखेंगे हम उसके हिसाब से इंक्लूड करेंगे। अगर हमने डेफर्ड सेटलमेंट अरेंजमेंट में कुछ अमाउंट कुछ हमने परचेज करा है तो जो भी हमारा डिफरेंस अमाउंट होगा अमाउंट पेड लेस जो एक्चुअल हमें नॉर्मल कंडीशन में हमें पे करना पड़ता नॉर्मल परचेज प्राइस होता उसको हम एज ए इंटरेस्ट एक्सपेंस शो करते हैं। कौन कौन सी कोस्ट को हम एक्सक्लूड करेंगे, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन कोस्ट को, स्टोरेज कोस्ट अनलेस दे आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स which do not incur in bringing the inventories to the present location and condition, and selling cost, इनको हम एक्सक्लूड करेंगे। अब आपके लिए एक और होमवर्क, इस इतने पोर्शन को समझने के बाद एक और आपका होमवर्क है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियस एज पर इंडियस 2 इन्वेंटरीज इंक्लूड मटेरियल एंड सप्लाई अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, whether packing material and publicity material are covered by term material and supply awaiting use in the production process। इस क्वेश्चन को आप जितना मैंने अभी तक क्वेश्चन आपको कराया है ये लेक्चर देखने के बाद आप पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिए। आप कमेंट्स में मुझे इसका आंसर भी दे सकते हैं या फिर आप अपने पास सॉल्व करके रख दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।